आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का अध्याय 13। अध्याय 13 है हमारा पर्यावरण, यानी कि आज हम पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। यह है हम पर्यावरण शब्द से परिचित हैं। इस शब्द का प्रयोग टेलीविज़न पर, समाचार पत्रों में तथा हमारे आसपास के लोगों द्वारा प्रायः किया जाता है। हमारे बुजुर्ग हमसे कहते हैं कि अब हम पर्यावरण वातावरण नहीं रहा जैसा कि पहले था। दूसरे कहते हैं हमें स्वस्थ पर्यावरण में काम करना चाहिए। पर्यावरणीय समस्याओं पर चर्चा के लिए विकसित एवं विकासशील देशों के वैश्विक सम्मेलन भी नियमित रूप से होते रहते हैं। इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे कि विभिन्न कारक पर्यावरण में किस प्रकार अन्योन्य क्रिया करते हैं तथा हम पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालते हैं। परितंत्र, इसके संगठक क्या है? यह सभी जीव जैसे कि पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव एवं मानव तथा भौतिक कारकों में परस्पर अन्योन्य क्रिया होती है तथा प्राकृतिक में संतुलन बनाए रखते हैं। किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से परितंत्र बनाते हैं। अतः एक परितंत्र में सभी जीवों के जैव घटक तथा अजैव घटक होते हैं। भौतिक कारक में जैसे ताप, वर्षा, वायु, मृदा एवं खनिज इत्यादि अजैव घटक है। तो यहाँ पे जैव घटक और अजैव घटक के बारे में हम लोग जानेंगे कि जैव घटक, तो हम लोग जैव घटक में हम लोग कल ऑब्जेक्टिव में पढ़े हुए थे कि जैव घटक है क्या। तो जैव का सीधा संबंध होता है सजीव से। किससे? सजीव से। जो अजैव होता है उसका संबंध होता है निर्जीव से। किससे होगा? तो निर्जीव से। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि जो जैव घटक तथा अजैव घटक होते हैं, जैसे भौतिक कारक में ताप, वर्षा, वायु, मृदा, खनिज इत्यादि अजैव घटक है, तो हमें इसे याद रखना है। उदाहरण के लिए यदि आप बगीचा में जाएं तो आपको विभिन्न प्रकार के पौधे जैसे घास, वृक्ष, गुलाब, चमेली, सूरजमुखी जैसे फूल वाले सजावटी पौधे तथा मेढक, कीट एवं पक्षी जैसे जंतु दिखाई देंगे। यह सभी जीव परस्पर अन्योन्य क्रिया करते हैं तथा इनकी वृद्धि, जनन एवं अन्य क्रियाकलाप परितंत्र में अजैव घटकों द्वारा प्रभावित होते हैं। अतः यह बगीचा एक परितंत्र है। वन, तालाब तथा झील परितंत्र के अन्य प्रकार हैं। ये प्राकृतिक परितंत्र है। तो आपसे पूछेगा कि प्राकृतिक परितंत्र क्या है, तो वन है। प्राकृतिक परितंत्र में वन आपका होगा, तालाब होगा, झील होगा। यह जो है प्राकृतिक परितंत्र का उदाहरण है। जबकि बगीचा एवं खेत मानव निर्मित परितंत्र है। तो यह आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि बगीचा जो है, बगीचा और तालाब, तो ये कैसा परितंत्र है? तो ये मानव निर्मित है। मानव निर्मित या इसे हम लोग कृत्रिम परितंत्र के नाम से भी जानते हैं। चलिए, यह है, हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि जीवन निर्वाह के आधार जीवों को उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक वर्गों में बांटा गया है। तो 3 वर्गों में बांटा गया है। एक उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता और तीसरा अपघटक। यह आइए स्मरण करने का प्रयास करें। जो हमने स्वनिर्वाह परितंत्र स्वयं बनाया था। कौन से जीव सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ जैसे कि शर्करा एवं मंड का निर्माण कर सकते हैं। सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण
की क्षमता होती है, इसी वर्ग में आते हैं तथा उत्पादक कहलाते हैं। तो याद रखना है कि उत्पादक क्या कहलाएंगे, तो सभी हरे पेड़ पौधे, सभी हरे पौधे जो होते हैं ये क्या कहलाएंगे, उत्पादक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, उत्पादक। या आपका नील हरित शैवाल कौन होगा, नील हरित शैवाल, ये भी उत्पादक कहलाएंगे। जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, इनमें क्या होगी, तो प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होगी, संश्लेषण की क्षमता होगी। तो जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होगी, या हरे पेड़ पौधे होंगे या नील हरित शैवाल होंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उत्पादक कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्पादक कहेंगे। तो उत्पादक के बारे में आप समझ चुके हैं। दिया है सभी जीव प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अपने निर्वाह हेतु उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। यानी कि निर्वाह का मतलब अपने जीवन यापन के लिए वह किस पर, तो उत्पादक पे। उत्पादक कौन कौन होंगे, तो हरे पेड़ पौधे कौन होंगे, हरे पौधे होंगे। और क्या होगा, तो हरे पेड़ पौधे के साथ जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो, क्या हो, प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो, वह उत्पादक कहलाएंगे। ये जीव जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से निर्भर रहते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। तो आइए हम लोग अब उपभोक्ता के बारे में जानें कि उपभोक्ता क्या है। तो उपभोक्ता जो उत्पादक पर आश्रित हो, उत्पादक पर आश्रित हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उपभोक्ता। क्या कहेंगे, उपभोक्ता कहेंगे। यह उपभोक्ता को मुख्यतः शाकाहारी, मांसाहारी तथा सर्वाहारी एवं परजीवी में बांटा गया है। क्या इनमें से प्रत्येक प्रकार के वर्ग के उदाहरण बता सकते हैं। यह ऐसी स्थिति में कल्पना कीजिए जब आप जल जीवशाला को साफ करना छोड़ दें तथा कुछ मछलियां एवं पौधे उनमें मर भी गए। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होता है जब एक जीव मरता है। जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव मृत जैव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं। ये सूक्ष्म जीव अपमार्जक हैं क्योंकि ये जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल एवं अकार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं, जो मिट्टी में चले जाते हैं तथा पौधे द्वारा पुनः उपयोग में लाए जाते हैं। उनकी अनुपस्थिति में मृत जंतु एवं पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या अपमार्जकों के न रहने पर भी मृदा की प्रकृति पुनः पूर्ति होती रहती है। अब है आहार श्रृंखला एवं जाल। आहार श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे कि भोजन का जो है आहार श्रृंखला और जाल यह कैसा है, इसके बारे में दिया है। क्रियाकलाप 13.4 यानी कि 13.4 जो आप दिया गया है इसमें देखेंगे। दिया हमने जीव की एक श्रृंखला बनाई थी जो एक दूसरे का आहार करते हैं, यानी कि 13.4 में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि 13.4 देखेंगे कि जीव की जो है यह श्रृंखला बनाई गई है। 13. दिया है कि श्रृंखला जब बनाई गई है एक दूसरे में आहार करते हैं। विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीव की यह श्रृंखला आहार श्रृंखला का निर्माण करती है। यानी कि विभिन्न स्तर पर जो एक जीव, जैसे यहाँ पे पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधे क्या हो गए, उत्पादक। क्या हो गए, उत्पादक। यह हो गया, इसके ऊपर आश्रित है तो उपभोक्ता। क्या हो गया, उपभोक्ता। तो ऐसे करके यह एक दूसरे पर आश्रित है। यह हो गया उत्पादक, यह हो गया प्राथमिक उपभोक्ता, यह द्वितीयक उपभोक्ता, यह तृतीयक उपभोक्ता, यह चतुर्थ उपभोक्ता। यह है आहार श्रृंखला का प्रत्येक स्तर अथवा कड़ी एक पोषी स्तर बनाते हैं। यह स्वपोषी अथवा उत्पादक। याद रखिएगा कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम स्वपोषी कहते हैं।
और उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। प्रथम पोषी स्तर, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रथम पोषी स्तर। तथा सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उसे विषम पोषियों अथवा उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं। तो कौन उपलब्ध कराएंगे, तो उत्पादक कराएंगे या स्वपोषी कराएंगे। तो उपभोक्ता को दिया है शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक पोषी स्तर जैसे छोटे मांसाहारी अथवा द्वितीय उपभोक्ता, तीसरे पोषी स्तर तथा बड़े मांसाहारी अथवा तृतीयक उपभोक्ता चौथे पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। यह हम जानते हैं कि भोजन हम खाते हैं हमारे लिए ऊर्जा स्रोत का कार्य करता है, यानी कि भोजन हमें क्या देता है, तो ऊर्जा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, तो ऊर्जा, तथा विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। अतः पर्यावरण के विभिन्न घटकों की परस्पर अन्योन्य क्रिया में निकाय के एक घटक से दूसरे में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो एक घटक दूसरे घटक को ऊर्जा देता है। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि स्वपोषी सौर प्रकाश से निहित ऊर्जा ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। तो याद रखना है कि स्वपोषी जो प्रकाश में निहित ऊर्जा है उसको किस में बदल देते हैं, तो रासायनिक ऊर्जा में। किस रूप में बदलेंगे, रासायनिक ऊर्जा में। यह ऊर्जा संसार के संपूर्ण जैव समुदाय की सभी क्रियाओं के संपादन में सहायक है। यह स्वपोषी से ऊर्जा विषमपोषी एवं अपघटकों तक जाती है। जैसे कि ऊर्जा के स्रोत नामक पिछले अध्याय में हमने जाना था कि जब ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है तो पर्यावरण में ऊर्जा की कुछ मात्रा अनुपयोगी ऊर्जा के रूप में ह्रास हो जाती है। पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह का विस्तृत अध्ययन किया गया तथा यह पाया गया कि एक स्तरीय परितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो याद रखना है कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होगा, तो 1%। जब हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए जाते हैं तो ऊर्जा की बड़ी मात्रा का पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में ह्रास होता है। कुछ मात्रा का उपयोग पाचन विभिन्न जैव क्रियाओं में वृद्धि एवं जनन में होती है। खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10% ही जैव मात्रा में बदल पाता है तथा अगले स्तर के उपभोक्ता को उपलब्ध हो पाता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ की मात्रा का औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर में पहुंचता है। तो उत्पादक का जो है अगले स्तर में 10% जाएगा, उसके अगले स्तर में 10% जाएगा, क्योंकि उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है। अतः आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 अथवा 4 चरण की होती है। आहार श्रृंखला 3 यानी कि उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। कितना हो गया, 1 2 3 4, 3 या 4 होती है। प्रत्येक चरण पर ऊर्जा का ह्रास इतना अधिक होता है कि चौथे स्तर के बाद उपयोगी ऊर्जा की मात्रा बहुत कम हो जाती है। यह सामान्यतः निचले पोषी स्तर के जीवों की संख्या अधिक होती है, अतः उत्पादक स्तर पर यह संख्या सर्वाधिक होती है। यानी कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे उसमें संख्या में कमी होगी, लेकिन उत्पादक में उसकी संख्या सबसे अधिक होगी। यह विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई एवं जटिलता में काफ़ी अंतर होता है। आमतौर पर प्रत्येक जीव 2 अथवा अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है, जो स्वयं अनेक प्रकार के जीवों का आहार बनते हैं। अतः एक सीधी आहार श्रृंखला में के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित होते हैं तथा शाखान्वित श्रृंखलाओं का एक जाल बनाते हैं, जिसे हम लोग आहार जाल कहते हैं। यह ऊर्जा के प्रवाह के चित्र 13.4 में आपको दिए गए हैं। दिया है 2 बातें स्पष्ट होती है कि पहली ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय अथवा एक ही दिशा में होता है। यानी कि ऊर्जा का प्रवाह क्या होगा, तो एक दिशीय होगा। कैसा होगा, तो एक दिशीय होगा। दिया है स्वपोषी जीव द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती है तथा शाकाहारियों के स्थानांतरित की गई
ऊर्जा पुनः स्वपोषी जीवों को उपलब्ध नहीं होती। यह जैसे यह विभिन्न पोषी स्तरों पर क्रमित स्थानांतरित होती है एवं अपने से पहले स्तर के लिए उपलब्ध नहीं होती। दूसरी, प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा की हानि के कारण प्रत्येक पोषी स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा में उत्तरोत्तर ह्रास होता है, यानी कि सभी में जो है 10% जो है ऊर्जा जो है आगे जाएगा, जिससे ऊर्जा का ह्रास आगे बढ़ने पर होते रहता है। यह चित्र 13.4 के इसमें दिया सूर्य का प्रकाश। सबसे पहले ऊर्जा सबसे अधिक कहाँ से प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से। सूर्य के प्रकाश से कौन खाना बनाएगा? तो उत्पादक। उत्पादक को हम लोग क्या कहते हैं? तो हरे पौधे। क्या होगा? हरे पौधे या नील हरित शैवाल। कैसा होगा? नील हरित शैवाल। शाकाहारी। शाकाहारी में जो शाक खाते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे? शाकाहारी कहेंगे। मांसाहारी जो मांस का सेवन करते हैं। और शीर्ष मांसाहारी या इसको हम लोग कह सकते हैं सर्वाहारी, जिसमें आपके मनुष्य आएगा, मनुष्य इत्यादि जो है इसमें आएगा। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। यह है कि आहार श्रृंखला का एक दूसरा आयाम यह भी है कि हमारी जानकारी के बिना ही कुछ हानिकारक रासायनिक पदार्थ आहार श्रृंखला से होते हुए हमारे शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं कि जल प्रदूषण किस प्रकार होता है। इसका एक कारण है कि विभिन्न फसलों के रोग एक पीड़कों से बचाने के लिए पीड़कनाशक एवं रसायनों का अत्यधिक प्रयोग करना। ये रसायन बहकर मिट्टी में अथवा जल स्रोत में चले जाते हैं। मिट्टी से इन पदार्थों का पौधे द्वारा जल एवं खनिजों के साथ साथ अवशोषण हो जाता है तथा जलाशयों से यह जलित पौधे एवं जंतुओं में प्रवेश कर जाते हैं। यह केवल एक तरीके हैं जिससे वे आहार श्रृंखला में प्रवेश करते हैं, क्योंकि ये पदार्थ अजैव निम्नीकृत है। यह प्रत्येक पोषी स्तर पर उत्तरोत्तर संग्रहित होते जाते हैं, क्योंकि किसी भी आहार श्रृंखला में मनुष्य शीर्षस्थ है। यानी किसी भी आहार श्रृंखला उसमें मनुष्य क्या है? शीर्षस्थ, सबसे ऊपर होगा। अतः हमारे शरीर में यह रसायन सर्वाधिक मात्रा में संचित हो जाते हैं। इसे अजैव आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम लोग अजैव आवर्धन कहते हैं। यही कारण है कि हमारे खाद्यान्न जैसे गेहूं, चावल, सब्जियां, फल, मांस में पीड़क रसायन के अपशिष्ट विभिन्न मात्रा में उपस्थित होते हैं। उन्हें पानी से धोकर अथवा अन्य प्रकार से अलग नहीं किया जा सकता है। दिया है हमारी क्रियाकलाप पर्यावरण की किस प्रकार प्रभावित करते हैं। दिया है हम सब पर्यावरण का समेकित भाग हैं। पर्यावरण में परिवर्तन हमें प्रभावित करते हैं तथा हमारे क्रियाकलाप गतिविधियां हमारे चारों ओर के पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। कक्षा 9 में हम पढ़ चुके हैं कि क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। इस भाग में हम पर्यावरण से संबंधित 2 समस्याओं के विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे। ओजोन परत का अपक्षय तथा अपशिष्ट निपटान। अब दिया है ओजोन परत तथा यह किस प्रकार अपक्षय होती है। यह है ओजोन यानी कि O3, आप याद रखिएगा। इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु पाए जाते हैं। के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बने हैं। यह आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जबकि सामान्य ऑक्सीजन, जिसके विषय में